नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहता। आज आपको प्रिय पाठ थर्ड पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक साम्यवादी चीन की विदेश नीति का अध्ययन कराएंगे। हम बात करते हैं साम्यवादी चीन की विदेश नीति। साम्यवादी चीन की विदेश नीति जैसा हमने पूर्व में अध्ययन किया है, विभिन्न जगह हमने अध्ययन किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान जैसी शक्तियों ने उसका खूब राजनीतिक तथा आर्थिक शोषण किया। उसे पूर्व का तरबूज समझते थे, किंतु साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई। उसके बाद विश्व की राजनीति में चीन का उदय रूस के बाद एक महाशक्ति के रूप में हुआ। आज न्यूक्लियर भौतिक के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पर है। चीन की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की दर से छलांग लगा रही है, जो विश्व के अन्य देशों के लिए अचंभे की बात है, क्योंकि विश्व के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इतने बड़े रूप में छलांग नहीं लगा रही है। एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 450 परमाणु हथियार है। इतनी बड़ी आर्थिक तथा सामरिक शक्ति किसी भी पड़ोसी देश के पास नहीं है, और कोई भी पड़ोसी देश उससे बेरमोल नहीं लेना चाहता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जॉन ए ने इन वर्षों से पूर्व में कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है, और जो कोई भी चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में एक चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यह दैत्य सो रहा है, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो विश्व को, दुनिया को हिला देगा। और हम यह बात आज महसूस कर रहे हैं। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार में उपयुक्त कथन में सत्यता दिखाई। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य दूसरे तथा पड़ोसी देशों को परेशान किए हुए। मेक इन चाइना का लेबल दुनिया भर में चर्चित है। अब चीन स्वयं को ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। चीन स्वयं को विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। ये साम्यवादी चीन की एक स्थिति थी द्वितीय विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की अद्वितीय का दूसरा पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का इस प्रकार से उदय होना कितना महत्वपूर्ण है, ये हम यहाँ अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आज अनेक कारणों से चीन का महत्व है। आर्थिक सुधारों में चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। विश्व अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आज भले ही पाश्चात्य देशों के हाथ में हो, यूएसए, ब्रिटेन के हाथ में हो, लेकिन चीन की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें विश्व अर्थव्यवस्था का नियंत्रण उनके हाथ में रहेगा, और कोई भी विश्व का देश उन्हें चीन का बाजार चाहिए। लेकिन चीन देश विश्व में विशालतम जनसंख्या वाला देश है। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों को डर है, विश्व के विकसित देशों के अर्थशास्त्रियों को डर है कि भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था के समांतरण ध्रुव के रूप में चीन की अर्थव्यवस्था न उतर जाए। चीन पाश्चात्य भूमंडलीकरण को अपनी शर्तों को मनवाने के लिए तैयार है। बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर चीन ने WHO, विश्व व्यापार संगठन और अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। दुनिया को
विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए राजी करने वाली मुहिम चलाने वाला अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन उसका सदस्य बने, लेकिन चीन उसका सदस्य बना। फ्रीडमैन के शब्दों में साम्यवादी चीन में एक एकीकृत राष्ट्र शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय, चीन का विकास अर्वाचीन वर्षों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक ऐसी घटना है जिसने विश्व की राजनीति में अनेक मोड़ लाए और अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अब इसकी राजनीति में कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे चीन का महत्व बढ़ा। नंबर 1, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ। चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। इस बात को हम सब लोग जानते हैं, इस बात को हम सब समझते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो विश्व में 2 शक्तियां थी, एक साम्यवादी और एक पूंजी। साम्यवादी का नेतृत्व रशिया कर रहा था, पूंजीवादी का नेतृत्व यूएसए कर रहा था। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इसका स्वयं चीन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन की गणना विश्व की 5 महाशक्तियों में तो थी, किंतु वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति नहीं था। गिनती तो गणना तो 5 में थी, क्योंकि एक महाद्वीप से एक देश को विटो पावर दी जाती थी, तो ऐसी स्थिति में महाशक्तियों में तो थी, किंतु चीन वास्तविक अर्थों में एक महाशक्ति नहीं था। उसकी गणना द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रों में की जाती थी, परंतु साम्यवादियों का नेतृत्व होने से एक शक्तिशाली तथा सुसंगठित चीन का अभ्युदय हुआ। आज वास्तविक अर्थों में संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व सोवियत संघ के बाद विश्व की अगर तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, विश्व की तीसरी महाशक्ति है, तो वो चाइना है। दूसरा है नवीन शक्ति संतुलन। दूसरा महत्व का कारण है नवीन शक्ति संतुलन। नवीन शक्ति संतुलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व का एकमात्र साम्यवादी देश द्वितीय विश्व युद्ध तक रशिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले, रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले चीन साम्यवादी बन गया, और चीन के साम्यवादी बन जाने से रूस जो गुट था, साम्यवादी गुट था, उसकी शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई। यदि इसे पूर्वी यूरोप में सोवियत पक्षपाती राज्यों, पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया, बाह्य मंगोलिया को सम्मिलित कर लिया जाए, तो सोवियत गुट के पास, सोवियत गुट के जो गुट थे, उन गुट के पास 94 करोड़ 49 लाख जनसंख्या तथा 1 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ 1 करोड़ 35 लाख 19,159 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल हो जाता है। यानी सोवियत गुट को बात करें तो 94 करोड़ 49 लाख की जनसंख्या हो जाएगी। 94 करोड़ 49 लाख तो जनसंख्या हो जाएगी, और क्षेत्रफल इन देशों का कितना होगा मंगोलिया, उत्तरी कोरिया और पूर्वी जर्मनी को शामिल कर दें तो 1 35 19 159 1 35 19 159 ये हो जाएगी इन देशों की जनसंख्या। किन देशों की? साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट का ये तो क्षेत्रफल हो गया और ये जनसंख्या होगी। क्षेत्रफल तो क्या 94 करोड़ 49 लाख वर्ग मीटर, जनसंख्या होगी 1 करोड़ 35 लाख 19,159। ये साम्यवादी गुट की स्थिति है, ये साम्यवादी गुट की स्थिति है। इस स्थिति के कारण इसे विश्व की शक्ति संतुलन जो पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका गुट के पास था। पहले ये दोनों चीजें, जनसंख्या और क्षेत्रफल, संयुक्त राज्य अमेरिका का गुट मजबूत था, लेकिन ये जनसंख्या इधर आने से ये पक्ष अब सोवियत गुट के पक्ष में हो गया।
अब सोवियत गुट के पक्ष में होने से चाइना को नवीन शक्ति संतुलन मिला। नंबर 3, अमेरिकी नीति की विफलता। अमेरिकी नीति की विफलता, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दो गुटों में अगर एक गुट की नीति विफल हो जाती है तो दूसरा गुट अपने आप महत्व बढ़ जाता है। ये स्थिति चाइना के साथ। अमेरिका की जो नीति थी वह विफल रही। अमेरिका की नीति विफल रहने से चाइना का महत्व बढ़ गया। साम्यवादी चीन का सफलता का सुदूर पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता है। वाशिंगटन ने चियांग काई शेक को बनाए रखने के लिए पानी की तरह धन बहाया। जापान की विजय के बाद उसने 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज दिए, 70 करोड़ डॉलर उधार पेटे के अंतर्गत। 1948 में चीन कानून के अनुसार 12.5 करोड़ का अनुदान दिया। इतनी अधिक सहायता के बाद भी चियांग द्वारा कम्युनिस्ट नहीं हरा सका। चाइना में जो चियांग मुझे कम्युनिस्टों को नहीं हरा सके। और इतनी बड़ी राशि किसने दी? अमेरिका ने, साम्यवाद को रोकने के लिए। अपितु राष्ट्रीयवादी चीन के सेनापतियों की अयोग्यता के कारण संघर्ष की बहुत सी सैनिक सामग्री लड़ाई की लूट के रूप में साम्यवादी चीन को प्राप्त हुई। नंबर 4 है पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन। पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन। पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन। सबसे यह भी चाइना के महत्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग रहा। इससे पश्चिमी गुट की नीति और परिस्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एशिया में कम्युनिज्म के प्रचार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संधियां करने, टीटो बनाने की नीति स्वीकार की। अमेरिका ने फॉर्मोसा में चियांग सरकार की रक्षा के लिए अपना उत्तरदायित्व मान लिया। इसने अभ्युदय ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत तथा जापान में उद्योग धंधों के विकास के लिए पूर्व में इन्हें लोकतंत्र का दुर्ग बनाने के लिए बड़ी परिणामी सहायता देने के लिए बाध्य किया। अमेरिका ने यह भी निश्चय कर लिया कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं अपने सैनिक साधनों से प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी के प्रचार का विरोध करेगा। इससे निश्चय रूप से उन्होंने 1949 में दक्षिण कोरिया के लिए अपनी सेना भेजी और ये जो नीति थी वो नीति उनकी बुनियादी परिवर्तन हुआ जिससे चाइना मजबूत हुआ। नंबर 5 सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। नंबर 5 सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। वरदान या अभिशाप। सोवियत संघ के लिए वरदान या फिर अभिशाप। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चाइना का महत्व बढ़ना सोवियत संघ के लिए क्या रहा। सोवियत संघ के लिए चीन में साम्यवादी की विजय वरदान या अभिशाप दोनों ही थी। वरदान तो ये थी कि इससे साम्यवाद की गुट की जनसंख्या, साधन स्रोत और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, किंतु साथ ही इसने सोवियत संघ के लिए भारी कठिनाइयों के बीच भी नींव दी। चीन में साम्यवाद की विजय में यह संभावना बन गई कि चीन साम्यवादी गुट के नेतृत्व के लिए सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकता है और ऐसा हुआ। बाद में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के बीच गंभीर मतभेद हो गए। नेक्स्ट है संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी
प्रभाव। संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। पामर और पार्किस के शब्दों में चीन में साम्यवादी क्रांति का संपूर्ण एशिया पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक और एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रवादी शक्तियों का प्रोत्साहन किया, तो दूसरी ओर एशिया के विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया। चीन भारत को मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण करने का सतत प्रयत्न करता रहा है। नंबर 7, नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न। नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। साम्यवादी चीन की स्थापना से नई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं पैदा हुई। उनमें हम कर सकते हैं, पहली समस्या साम्यवादी चीन की मान्यता तथा उसके प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठने की थी। यह प्रश्न अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य गंभीर मतभेद रहा। अमेरिका के प्रबल विरोध के कारण 1971 तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के सभी प्रयत्न विफल रहे। दूसरी समस्या फार्मोसा की। चीन के भागने के बाद, फार्मोसा द्वीप से चीन के भागने के बाद 7 सितंबर 1949 को चियांग साई शेक ने फार्मोसा टापू पर शरण ली। ताइपे नगर को चीनी गणराज्य की राजधानी घोषित किया। 13,857 वर्ग मील का यह टापू चीन की तट से 115 मील ही दूर है। इसके पश्चिम में फार्मोसा जलडमरूमध्य में वेस्ट डोर में 48 छोटे द्वीप और चीन के तट पर 12 मील कियोल तथा मासू टापू है। इस समय इन सब पर चियांग का अधिकार है, किंतु साम्यवादी चीन इसे चीन का हिस्सा समझता है और इन सब पर अपना अधिकार करना चाहता है। उनका कहना है कि इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की सहायता से चियांग का शासन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन टापुओं को हस्तगत करने के लिए उस प्रयत्नों में पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति पर प्रभाव। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी राजनीति पर प्रभाव। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी राजनीति पर प्रभाव। चीन का अभ्युदय का महत्व पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? एशिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति का चीन की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। M.K. पणिकर के शब्दों में चीन एक महाशक्ति बन गया। इस रूप में मान्यता प्रदान किए जाने पर जोर दे रहा है। इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्यों की मांग करती है वे सरल नहीं है। सुदूर पूर्व में संघर्ष है, यह प्रतिवाद का परिणाम है, प्रतिवाद का परिणाम है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के चीन अमेरिकी एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी हो गए, जिससे प्रवेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकट क्षेत्र बन गया। नंबर 9 है चीन दुनिया में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। चीन दुनिया में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। चीन दुनिया में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव के समीकरण दिखाई दिए। फलस्वरूप चौथे स्थान पर आकर चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 11.1% की रफ्तार से
बढ़ते हुए वर्ष 2010 में जापान को पछाड़ दिया। इससे पहले चीन ने जर्मनी को छोड़कर तीसरे स्थान पर कब्जा किया। जब अमेरिका समेत सभी अमीर देश मंदी से सिहर रहे थे, तब चीन की विकास दर 8% से ऊपर बनी रही। 2010 में पहली छमाही में चीन का घरेलू सकल उत्पादन की रफ्तार 11.1% रही। विश्व बैंक समेत अनेक संस्थाओं का अनुमान है कि चीन की अर्थव्यवस्था अगर अपनी औसत विकास दर से बढ़ती रही तो 2025 तक यह अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। संक्षेप में, साम्यवादी चीन की क्रांति के फलस्वरूप शीत युद्ध में अधिक तीव्रता आ गई। जनरल समर्स ने 1921 में यह बात कही थी कि रंगमंच पर जब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर पहुंच गया, तब 1949 में यह सत्य सिद्ध हुई। डॉक्टर हरीश कपूर के शब्दों में, विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न देश के रूप में चीन का अभ्युदय एक रोमांचकारी घटना है। चीन का अभ्युदय एक रोमांचकारी घटना है। नेक्स्ट है हमारा साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य। साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य। साम्यवादी चीन की विदेश नीति के क्या उद्देश्य है? साम्यवादी चीन की विदेश नीति क्या है, ये टॉपिक हम कल करेंगे। इस टॉपिक को हम कल करेंगे। आज हमारा इतना रहेगा कि साम्यवादी चीन की विदेश नीति क्या थी, चीन का विलय का क्या महत्व रहा, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हो गया, नवीन शक्ति का संतुलन स्थापित हो गया, अमेरिका नीति की विफलता के कारण चीन महत्वपूर्ण रहा, पश्चिम गुट की नीति का बुनियादी परिवर्तन हुए, सोवियत संघ के लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है, संपूर्ण एशिया पर क्रांति का प्रभाव, नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया नीति पर प्रभाव, चीन दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी चीन की विकास दर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। थैंक यू, धन्यवाद।